अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे रुमान। सबसे पहले आपको मैं ईडन ऑफ लर्निंग में खुशामदीद कहूँगी। आज की जो वीडियो है ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक, जो कि रियल कंडक्टेड इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस हैं। डिफरेंट कैंडिडेट्स ने जो अपने फीडबैक्स दिए कि हमसे फ़लाँ क्वेश्चंस 2021 के इंटरव्यूज़ में पूछे गए, उनकी हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, तो उसकी ये सेकंड वीडियो है। डेली कोशिश की जाएगी कि 20 से 30 क्वेश्चन तक की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई वी कंडक्ट हिस्टोरिकल रिसर्च। उन्होंने ये पूछा है कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो क्यों कंडक्ट की जाती है। तो मैं आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में एलेबोरेट करूँगी। द हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ कंडक्टेड टू स्टडी द पास्ट इवेंट, इन्वेस्टिगेट एंड एनालिसिस ऑफ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। ठीक हो गया। मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो असल में इसलिए कंडक्ट की जाती है ताकि पास्ट में हो जाने वाले इवेंट्स के नताइज को देखा जा सके, उनके काजेज़ को फाइंड आउट किया जा सके और उनका एनालिसिस किया जाए और उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन और अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टीचर्स कोर्स ऑफ एक्शन इन क्लासरूम। अगर हम उर्दू में इसको डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि लेसन प्लानिंग जो है असल में एक टीचर के वो ख़ास नोट्स होते हैं जिन पे अमल करते हुए, या वो ख़ास अक़दाम होते हैं जो एक टीचर अपनी क्लासरूम में प्रोसीड करता है अपने लेक्चर को डिलीवर करने के लिए या अपने सबक को पढ़ाने के लिए। वो जो अक़दाम लेता है, ये जो स्टेप्स लेता है, उनको हम लेसन प्लानिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर 3 पीज ऑफ लेसन प्लानिंग। 3 पीज ऑफ लेसन प्लानिंग बेसिकली हैं प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। समटाइम 4 पीज भी पूछ लिए जाते हैं लेसन प्लानिंग के। तो 4 पीज ऑफ लेसन प्लानिंग है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। मतलब 3 पीज जो हैं उनके साथ एक प्रिपरेशन का पी आप ऐड कर लें तो वो 4 पीज ऑफ लेसन प्लानिंग बन जाते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा समटाइम 3 टीज ऑफ लेसन प्लानिंग भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो 3 टीज ऑफ लेसन प्लानिंग है वो है टीचर, टॉक, टाइम। और समटाइम एसएसटीज ऑफ लेसन प्लानिंग पूछ लिए जाते हैं। तो एसएसटीज ऑफ लेसन प्लानिंग है स्टूडेंट, टॉक, टाइम। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देख लेते हैं। डिफ़ाइन लर्निंग लिमिट्स। ये थोड़ा सा सिचुएशनल क्वेश्चन है, अक्सर हमारे सिलेबस में नहीं इंक्लूड होता क्योंकि हम लोगों ने एमए लेवल के सिलेबस के हिसाब से करना होता है, आंसर्स देने होते हैं। और ये जो असल में टॉपिक है ये एमफिल लेवल का है, तो ये चीज़ जो है एमफिल में ज़्यादा डिस्कस की जाती है। लेकिन इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि असल में जो लर्निंग लिमिट्स हैं ये हमारा दिमागी निज़ाम है जो कि ऐसे अनासिर से बनता है कि हमारी सोच जो है वो मुख्तलिफ होती है सबके लिए। मतलब जिनसे हमारा माइंड क्रिएट होता है वो अनासिर तो सेम हैं, वो कंपोनेंट्स तो सेम हैं, लेकिन हमारी सोच जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको डेली लाइफ एग्ज़ाम्पल दूँ ना, तो आप देखें, आप एक बिज़नेसमैन हैं और आपकी जो कैट है वो तो बिज़नेसमैन नहीं है ना। अब आपकी थिंकिंग और एक कैट की थिंकिंग क्या सेम हो सकती है? अगर आपको बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके सॉल्यूशन के लिए जो थिंकिंग करेंगे वो जस्ट आप कर सकते हैं, एक कैट नहीं कर सकती। ठीक हो गया। और रात को जब लाइट नहीं होती तो जो बिल्ली है वो अपनी आँखों से रोशनी ख़ारिज कर सकती है जो कि आप नहीं कर सकते। या बिल्ली जो है अपने बच्चों की जिस तरह से मतलब हिफाजत करती है, तो एक बाप तो उस तरह से नहीं कर सकता ना, एक माँ वो चीज़ कर सकती है। अगर हम 2 ह्यूमन बीइंग्स का भी कंपैरिजन कर लें तो ह्यूमन बीइंग्स भी डिफरेंट होते हैं। ये जस्ट आपको एग्जांपल मैंने दी है कि डिफरेंस क्या हो सकता है थिंकिंग में। असल में ये निज़ाम जो है, लर्निंग लिमिट्स जो हैं, ये इंडिविजुअल बीइंग्स के बारे में है, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में है, इंसानों के बारे में है। बिल्ली की जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है, या कुत्ते की अगर एग्जांपल दे दें तो जो कुत्ता है उसमें डिटेक्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है जो कि इंसान में नहीं होती। तो इसी तरह 2 आदमी जो होते हैं उनकी भी जो लर्निंग लिमिट है वो डिफरेंट हो सकती है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग लिमिट असल में वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मेंटल कैपेसिटी है, वो आपकी स्ट्रेंथ है कि आप किस हद तक लर्निंग कर सकते हैं। उससे ज़्यादा एक बंदा लर्निंग नहीं कर सकता। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग लिमिट्स आर द लिमिट्स दैट आर इन्फोर्स्ड बाय आवर सेंसेस, कि हमारी सेंसेस हमें इस चीज़ पे मजबूर कर देती हैं। टू लर्न इन अ स्पेसिफिक कंडीशन फॉर अ स्पेसिफिक एक्सटेंट,
एक ख़ास मिकदार तक, एक ख़ास हद तक हम लोग लर्निंग कर लेते हैं, उससे ज़्यादा हम लर्निंग नहीं कर सकते। हमारा दिमागी निज़ाम, हमारा जिस्म, हमारी सेंसेस थकना शुरू हो जाती हैं, तो उसके बाद ये पॉसिबल नहीं रहता कि हम लर्निंग कर सकें। और अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो लर्निंग लिमिट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड और द कैपेसिटी ऑफ द माइंड। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। व्हेन फेज़ 1 ऑफ एसएनसी हेल्ड, फेज़ 1 जो था एसएनसी का, वो असल में तो मार्च 21 से स्टार्ट करना था, 1 मार्च 21 से स्टार्ट करना था, लेकिन ये लेट हुआ और 16 अगस्त 2021 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। सेकेंड फेज़ जो है वो 1 मार्च 2022 में इम्प्लीमेंट किया जाना था, लेकिन अब ये भी 16 अगस्त को 2022 में ही इम्प्लीमेंट होगा जब स्कूल्स ओपन होंगे। और थर्ड जो फेज़ है इसका वो 2022 मार्च 1 को होना है। अब देखें, लेट्स सी कि क्या करती है गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, हाउ यू विल मिनिमाइज एब्सेंटिज्म इन योर क्लास। अब ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है कि आप इस क्लास के जो बच्चे हैं वो स्कूल से छुट्टियां बहुत ज़्यादा करते हैं और आप इसको किस तरह से कम करेंगे। तो इसके लिए जो सजेशंस मेरे माइंड में आई हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। बाय क्रिएटिंग कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्या होता है? कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो होता है वो ऐसा सूटेबल इन्वायरमेंट है जो लर्निंग और टीचिंग के प्रोसेस को ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है। मतलब लर्निंग और टीचिंग के इन्वायरमेंट को इतना सूटेबल बना देता है लर्निंग के लिए कि टीचर को पढ़ाने में मज़ा आने लगता है और स्टूडेंट्स को पढ़ना अच्छा लगने लगता है। ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट अगर मैं होती तो ये डिस्कस करती कि मैं क्लास में कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करूँगी। रिवार्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं एब्सेंटिज़म को ख़त्म करने के लिए। मतलब आप एक छोटी सी टॉफ़ी भी अगर बच्चों को दे देते हैं सुबह जैसे ही वो स्कूल में आते हैं, और जो टाइम पे स्कूल पहुंचते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर आप एक टॉफ़ी भी दे देते हैं तो ये रिवार्ड भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप ज़्यादा दे सकते हैं तो वाई नॉट। फिर तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि री इन्फोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक हो गया। और हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स को कहें कि आप लोगों ने सुबह जल्दी स्कूल आना है या डेली आपने स्कूल आना है, तो फिर मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाया करूँगी। मतलब अगर छोटे स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, जिस तरह से मैं प्राइमरी स्कूल लेवल पे टीच कर रही हूँ, तो मैं यही टेक्निक यूज़ करती हूँ कि मैं सुबह सुबह ही जैसे क्लास स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले इस्लाम करती हूँ, फिर उसके बाद मैं उनको जो इस्लामिक दुआएँ हैं वो करवाती हूँ, और आफ्टर दैट मैं उनको कोई ना कोई छोटी सी ऐसी स्टोरी रियल लाइफ सुना देती हूँ या हमारी हिस्ट्री में से, इस्लामिक हिस्ट्री में से सुना देती हूँ, जिसकी वजह से वो स्कूल शौक से आते हैं। उसके अलावा अगर फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो हम सर्वेस कर सकते हैं, पेरेंट्स को जाके अपने एतमाद में ले सकते हैं कि स्कूल इज़ द राइट प्लेस फॉर योर चाइल्ड। ठीक हो गया। उसके बाद हम मल्टी मीडिया का अगर यूज़ करें तो ये भी बहुत हेल्पफुल प्रूव होता है। अगर हम टीवी पे पोइम्स वगैरह का एक लेसन रख लें, एक एलईडी क्लास में लगवा लें और एक लेसन रख लें कि आप लोग जल्दी जल्दी से काम करेंगे, डेली स्कूल आएंगे, तो मैं आप लोगों को जो है इस एलईडी पे पोइम्स वगैरह भी सुनाऊंगी। और आपने जो मटेरियल उनको एलईडी पे प्रोवाइड करना है वो ऐसा होना चाहिए जो कि उनके सिलेबस से रिलेट करता हो। उसके अलावा हम इंफॉर्मेशनल टेक्निक्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, एंड सो ऑन। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को कि वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। अब ये भी एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, इस पर हमें अपनी मेंटल कैपेसिटीज़ को जो है वो यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं होती तो मैं इस तरह से आंसर करती कि यस दीज आर इंडिपेंडेंट, दीज आर इंटरडिपेंडेंस, कि ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। वी कैन measure data, it can be valid but not reliable, but if we measure a data that can be reliable but not valid। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं ये कहूँ कि अगर एक चीज़ वैलिड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिलायबल हो। इंटरडिपेंडेंट ज़रूर है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जो चीज़ वैलिड है वो ज़रूरी नहीं कि रिलायबल हो, और जो चीज़ रिलायबल है उसका वैलिड होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब देखें वैलिडिटी क्या होती है। वैलिडिटी ये होती है कि टेस्ट शुड मेजर व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। मतलब हमने जो टेस्ट बनाया है वो उन सारे अमामिल को पूरा करे जिनके लिए हमने उसको बनाया है। ठीक हो गया। और वैलिडिटी क्या, रिलायबिलिटी क्या है कि कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट्स ऑफ अ टेस्ट, कि अगर आप एक टेस्ट को बार बार कंडक्ट करते हैं और फिर भी सेम रिजल्ट्स आते हैं तो फिर वो रिलायबल होगा। ठीक है। अब आपने वैलिड टेस्ट तो बना लिया, वैलिड टेस्ट बना लिया, मतलब आपके टेस्ट में वो सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो आप टेस्ट में मेजर करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसको वैलिड नहीं बना सके। आपने उसमें जो है
डोमेन्स को इस तरह से अरेंज नहीं किया कि उसके रिज़ल्ट सेम आए। तो हो गया ना कि टेस्ट वैलिड हो तो ज़रूरी नहीं कि वो रिलायबल हो, ठीक हो गया। और उसके रिज़ल्ट्स जो हैं अगर डिफरेंट आ सकते हैं, आ रहे हैं बल्कि, तो वो रिलायबल नहीं है। और अगर एक टेस्ट रिलायबल है तो वो रिलायबल जस्ट उसी सूरत में हो सकता है अगर वो वैलिड हो। देखें, जो चीज़ आपने मेजर करनी है अगर वो उस टेस्ट में मौजूद है और फिर उसके रिज़ल्ट्स भी सेम आ रहे हैं तो फिर वो रिलायबल है, ठीक हो गया। और रिज़ल्ट सेम आ रहे हैं तो और आपका डाटा जो है वो ऐसा नहीं है कि वो वैलिड हो, तो फिर रिलायबिलिटी जो है वो किसी काम की नहीं है। क्योंकि आप वैलिडिटी जो है वो असल में टेस्ट के अवामिल को कवर करने के लिए होती है। जो चीज़ आप टेस्ट करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग घूमती है। आपका टेस्ट बेकार है अगर वो रिलायबल है, मतलब रिजल्ट्स तो वो सेम दे रहा है लेकिन वो वैलिड नहीं है, उसमें वो मटेरियल ही नहीं है जो आप जज करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे टेस्ट का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर टेस्ट वैलिड है तो ज़रूरी नहीं कि वो रिलायबल भी हो, लेकिन अगर रिलायबल है तो फिर वो वैलिड ज़रूर होगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ECCE एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड एट होम अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फ़िलासफ़ी, हाउ यू वुड डिफाइन इट। अब उन्होंने ये कहा है कि इस्लामिक फ़िलासफ़ी कहती है कि जो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन जो है वो घर से स्टार्ट होनी चाहिए, तो आप इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक हदीस याद आ रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस पे आपने फरमाया कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, तलबल इल्म फ़रीज़तन अला कुल्ली मुस्लिमिन, ये भी फरमाया आपने। और ये दोनों हदीस जो हैं एक तो इल्म की अहमियत को उजागर कर रही हैं। जो पहली हदीस मैंने आपको सुनाई, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, तो उसमें इस चीज़ पे ज़ोर दिया गया कि इल्म का आगाज़ जो हो रहा है वो माँ की गोद से हो रहा है, ठीक हो गया। अब पहले हम केयर पे बात कर लेते हैं। माँ से ज़्यादा कोई भी केयर नहीं कर सकता। देखें, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है ना, तो इसमें पहले केयर का वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो हम इसी पे बात कर लेते हैं कि माँ से ज़्यादा तो कोई नहीं केयर कर सकता ना, तो इस्लाम भी कहता है कि पहले माँ की गोद से इल्म हासिल करें, तो हो गई ना बात जस्टिफाई। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की। अब देखें, जितना एक माँ को फिक्र होगी अपने बच्चों की एजुकेशन की, वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं हो सकती। कोई कितना भी आपके साथ सिंसियर हो जाए, माँ से ज़्यादा सिंसियर कोई नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरा, इस हदीस में ये भी बताया गया कि इल्म जो है वो माँ की गोद से हासिल किया जा सकता है, क्योंकि आप हमने वाज़े फरमा दिया कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। अगर माँ की गोद से इल्म हासिल ना किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की बात कभी भी ना करते। और आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात होती थी वो असल में अल्लाह की बात होती थी। तो मेरे ख्याल में तो ये जस्टिफिकेट हो गया सिर्फ एक छोटी सी हदीस से कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज़ द बिहेवियर मॉडिफिकेशन, टेल इट्स टाइप। अब बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है ये एक्चुअली चेंज इन बिहेवियर है थ्रू टीचिंग टेक्निक्स। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज़ एक्चुअली चेंज इन बिहेवियर थ्रू टीचिंग टेक्निक्स और पॉजिटिव स्टाइल्स। अब इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो हम 4 तरीक़ों से इसको मॉडिफिकेट कर सकते हैं। बेसिकली तो 2 कहेंगे, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। अब 4 ये इस तरह से हो जाते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड 2 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। जैसे कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। अब रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को मेरे ख्याल में डिफ़ाइन करना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वीडियो ने फिर लंबे हो जाना है। और आप लोग ज़ाहिर है सारे वेल एजुकेटेड लोग हैं और इंटरव्यू के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। डिफाइन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो ये तो एक रट्टा लगाने वाली ही बात है, मतलब अगर आपको याद है तो आपका ये क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ ये डेफिनेशन। अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग स्पेसिफिकली इन स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ टू इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता देती हूँ। अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग स्पेशली इन स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ टू इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। विच टाइप ऑफ क्लासरूम यू वुड प्रेफर। अब ये बेसिकली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्लासरूम को मतलब प्रॉपरली ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन हम कंड्यूसिव इन्वायरमेंट की बात कर सकते हैं, हम एक्टिविटी लर्निंग की बात कर सकते हैं, हम सिचुएशन के हिसाब से डील करने की बात कर सकते हैं, हम प्रैग्मेटिक अप्रोच की बात कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सी अप्रोच जो है उसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट आर मेजर इश्यूज़ ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। ठीक हो गया, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमें बुक्स में नहीं मिलता। ठीक हो गया, तो इस पे थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो करिकुलम डेवलपमेंट में के हवाले से सीक्वेंस नहीं था, पहले नहीं था, अब एसएनसी ने इसको सॉल्व किया। फिर इकोनॉमिक यूज़बिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है इकोनॉमिक। आपको पता है जीडीपी जो पाकिस्तान है इसका खर्च कर रहा है 1.77%, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया। और हालांकि 1998 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग इनको 7% करना चाहिए था। तो डेवलपमेंट में ज़ाहिर है जब आपके पास बजट कम होगा तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। और सोसाइटी जो है मेजर जो इसकी वजह है वो ये है कि सोसाइटी अप्रूव नहीं करती न्यू सिलेबस को। सोसाइटी जो है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती मेंटली कि उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जा सके। फिर जो लेक ऑफ टीचिंग मटेरियल है वो भी हमारे करिकुलम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है उसकी डेवलपमेंट के लिए। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, अब ये बात आपने इंटरव्यू में तो नहीं करनी लेकिन ये पॉइंट है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है कि अक्सर ऐसा होता है जो ऑफिशियल्स होते हैं वो ख़ुद भी नहीं चाहते कि न्यू रिफॉर्म्स लाई जाएँ, और पॉलिटिशियंस स्पेशली जो हैं वो भी इसके रास्ते में रुकावट बन जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग जो हैं वो एजुकेटेड हो जाएं और फिर उनकी सोच बदले। और ये एक एस्पेक्ट था जो मेरे माइंड में था क्योंकि वो ग़ुलाम रखना चाहते हैं जितने भी वडेरे हैं। एक एस्पेक्ट था, मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया, लेकिन काइंडली इसको इंटरव्यू में मत डिस्कस कीजिएगा क्योंकि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। मतलब अगर आपने इसको इंटरव्यू में डिस्कस करना भी है तो आप कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, मतलब ऐसी वेरिएबल्स जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आगे भी बच्चे नहीं बैठे होते, समझ उनको सब आ जाती है। ठीक हो गया, उसके बाद एक और पॉइंट हो सकता है लैक ऑफ एकेडमिक रिसर्च। अब रिसर्च जो है ना, जो बंदा है जो भी काम कर रहा है जिसके ज़िम्मे कोई ड्यूटी लगा दी जाती है वो रिसर्च करता नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच दे देता है कि जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आती हैं करिकुलम डेवलपमेंट में। और टीचर्स जो हैं, जो सीनियर टीचर्स हैं स्पेशली, मैं ये नहीं कहती कि टीचर्स हार्ड वर्कर नहीं हैं, सीनियर वो बेशक हार्ड वर्कर हैं, लेकिन उन्होंने अपने दौर में जो एजुकेशन हासिल की थी वो अब न्यू ट्रेंड्स के साथ कोप करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए उनको जो है वो ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। अगर हम एज ए टीचर, मैं खुद भी एक टीचर हूँ, एज ए टीचर खुद को अपडेट नहीं करते तो हम खुद भी इस काबिल नहीं रहते कि हम अपडेटेड करिकुलम के साथ कोप कर सकें। तो जब हम कोप करने के काबिल नहीं होते तो हम अपनी नेग्लिजेंसी को एक साइड पर रख देते हैं और हम दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर हमारा अपना इंटरेस्ट नहीं होता तो ज़ाहिर है फिर करिकुलम डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज़ करिकुलम। तो इसकी तो बुक में भी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ इसका डेफिनेशन का। ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन एजुकेशनल एजेंसी, यानी एजुकेशनल एजेंसी स्कूल भी हो सकती है, कॉलेज भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन एजुकेशनल एजेंसी वेदर इन और आउटसाइड द स्कूल और एजेंसी और क्लासरूम। ठीक हो गया, उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है वो है जी, विच कम्युनिटी फेसिंग मोर प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटिंग करिकुलम, रूरल और अर्बन। तो इसका सिंपल सा आंसर है रूरल, और फिर वो आपसे पूछ सकते हैं वाई, तो आप बता सकते हैं कि फैसिलिटीज़ कम है रूरल एरियाज़ में, पेरेंट्स जो हैं वो खुद एजुकेटेड नहीं हैं तो फिर वो एजुकेशन को इतना मतलब इम्पोर्टेंस भी नहीं देते। दूसरा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं रूरल एरियाज़ में, और एजुकेशन का स्कोप बहुत कम है, फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से भी रूरल एरियाज़ में बहुत कम हैं, और एजुकेशनल जो पर्पज़ हैं उनके लिए ज़ाहिर सी बात है पैसे की ज़रूरत पड़ती है जो कि पेरेंट्स के पास नहीं होता। पेंसिल, नोटबुक्स, कॉपीज़ वगैरह कुछ स्कूल्स जो हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर जगह तो ऐसा नहीं है ना। तो अर्बन की बजाय रूरल एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा फेस कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो अर्बन एरियाज़ में हमारे पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, पेरेंट्स एजुकेटेड हैं। अगर करिकुलम में कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को कंटेंट को समझने में, तो वो फ़ौरन से जो पेरेंट्स हैं इंटरनेट का मतलब यूज़ कर लेते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन रूरल एरियाज़ में ये स्कोप बहुत कम है, मतलब उनके लिए अपना खाना और बेसिक जो ज़रूरतें हैं ज़िंदगी की उनको पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो एजुकेशन को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, कैन वी डिवेलप करिकुलम विदाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी, इफ़ यस वाई। अब उन्होंने ये पूछा है कि क्या हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के बगैर करिकुलम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी जो है वही तो हमें बताती है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि हमें करना क्या है और हमें करना क्या चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। अब अगर एक एजुकेशनल एजेंसी जो है
बेशक वो किसी भी वे में जो है करिकुलम को सपोर्ट कर रही होती है। अगर एक टीचर को पता नहीं है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, तो इतना उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एजुकेशन के सेक्टर पे और लर्निंग और टीचिंग के प्रोसेस पे कि हम उसको मतलब कवर करने में हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर करिकुलम डेवलपमेंट पे ही अगर साइकोलॉजी पर फोकस ना किया जाए तो फिर ये तो इसको तो ज़्यादा वर्स्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमें फेस करना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वही तो हमें लर्निंग लिमिट्स के बारे में बताती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी ही हमें स्टूडेंट्स की कैपेसिटीज़ के बारे में बताती है, उनकी लर्निंग थीरीज़ के बारे में बताती है, उनकी साइकोलॉजी के बारे में बताती है कि लाइफ की किस स्टेज पे वो किस तरह की लर्निंग के काबिल हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप 1 क्लास के स्टूडेंट्स को एमए का सिलेबस पकड़वा दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। और ये सारी चीज़ें तो हमें साइकोलॉजी बताती है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉसिबल ही नहीं है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी को यूज़ किए बगैर हम करिकुलम को डेवलप कर लें। अगर आप लोगों को लगता है कि करिकुलम साइकोलॉजी के बगैर भी डेवलप किया जा सकता है तो फिर आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके जाइएगा कि आप इंटरव्यू में इस चीज़ को जस्टिफाई भी कर सकें कि क्यों। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी इन करिकुलम। अब देखें जो फिलॉसफी और करिकुलम है ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। करिकुलम जो है वो एजुकेशन का ही एक पर्सपेक्टिव है। तो जेम्स रोस ने कहा था कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। तो आप इस कोटेशन को कोट कर सकते हैं वहाँ पे और आप कह सकते हैं कि मतलब फिलॉसफी जो है वो और एजुकेशन एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। कि जो फिलॉसफी है वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है और जो करिकुलम है जो कि एजुकेशनल पार्ट है तो वो इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। तो अगर हमारे पास थ्योरी नहीं है तो हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर हमारे हमारे पास जो है थ्योरी तो मौजूद है लेकिन कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, कोई ऐसा वे नहीं है जिससे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, तो फिर वो थ्योरी भी फ़जूल है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि फ़िलॉसफी जो कि थ्योरी है करिकुलम के बगैर जो है किसी काम की नहीं है। और जो करिकुलम है जो कि तरीका है उसको इम्प्लीमेंट करने का, थ्योरी को मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी किसी काम की नहीं है अगर हमारे पास थ्योरी नहीं है तो। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड करिकुलम। अब जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है ये बेसिकली करिकुलम की एक टाइप है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मर्ज कर दिया जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक सिंगल बुक में सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके दे दिया जाए। फॉर एग्जांपल जीके की जो बुक होती है, जनरल नॉलेज की बुक होती है, हमने देखा होगा 1, 2 और 3 के लेवल पे उसमें साइंस, एसएसटी, इस्लामियात और सारे एस्पेक्ट्स को जो है एक ही बुक में कवर कर लिया जाता है जिसको जीके की बुक कहा जाता है। और अब एसएनसी में तो ज़ाहिर है इस्लामियात की बुक को अलग कर दिया गया है, लेकिन पहले ऐसा ही होता था। इसका बेसिक पर्पस जो है वो बस्ता लोड को कम करना है। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज सॉरी ये तो हमने कर लिया। 38, विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल को जो जज कर रहा है वो तो है क्या है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। और इसका फाइनल डिसीजन भी जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ही लेता है। लेकिन इसका पूरी एक चेन है जिसको समझने के लिए लॉट्स ऑफ टाइम की ज़रूरत है। बस हम सिंपली इतना कह सकते हैं कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसमें जस्ट हैक का रोल नहीं होता। हमारी फेडरल गवर्नमेंट का, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, हमारी एजुकेशनल एजेंसीज़ का भी इसमें रोल होता है करिकुलम डेवलपमेंट में। क्योंकि हैक जो है वो समरी सेंड कर देता है फेडरल गवर्नमेंट को, फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अगर करिकुलम की डेवलपमेंट का कोई मरहला पेश आता है तो फिर प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को इनविटेशन सेंड करती है। फिर वो बैठ के ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करते हैं। ऑब्जेक्टिव पे काम करने के बाद वो जो राइटर्स हैं उनको इनविटेशन सेंड करते हैं कि आप हमें करिकुलम का कंटेंट जो है वो डेवलप करके दें। फिर राइटर्स वो डेवलप करते हैं। उसके बाद अगेन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है, फिर वो उसको चेक करते हैं। फिर वो जब उसको अप्रूव करते हैं तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को देती है, फेडरल गवर्नमेंट फिर हैक को देती है। अगर हैक उसको मतलब हर स्टेज पे इसको अगेन एंड अगेन जज किया जाता है, इसको इवेल्युएट किया जाता है और एंड में फिर इसको अप्रूव कर दिया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट हैक जो है वो इसके रिस्पॉन्सिबल है। सारे स्टेक होल्डर्स ही करिकुलम डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम डिज़ाइन इज इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल एट इन पाकिस्तान एट स्कूल लेवल। अब अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो डिज़ाइन करिकुलम का है यहाँ पे, अगर हम बात करें ना 2006 वाले करिकुलम डिज़ाइन की, तो वो मोस्टली जो है वो टीचर सेंटर था, सब्जेक्ट सेंटर था। तो उसमें मटेरियल तो बहुत सारा दे दिया गया था, मतलब थीरीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर दिया गया था, लेकिन एक्टिविटीज़ जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जो
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ मीट अप किया जा सके। लेकिन अब 2020 वाला जो स्ट्रक्चर आया है हमारे पास, डिज़ाइन आया है, मॉडल आया है करिकुलम का, उसपे ये मतलब एसएनसी में ये खूबी मौजूद है कि ये एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है। ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज़्ड किया गया और डेली लाइफ एग्ज़ाम्पल्स इसमें इतनी ज़्यादा हैं कि एक टीचर जो है वो हैरान रह जाता है कि इतनी अच्छी एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, और अगर उनको अच्छे वे में एक टीचर कंडक्ट करवा दे तो मैं कहती हूँ कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमारे स्टूडेंट्स के लर्निंग लेवल को इम्प्रूव करने से रोक सके। तो ज़ाहिर है अब करंटली तो एसएनसी का वाला डिज़ाइन ही है, तो हम कह सकते हैं कि ये लर्नर सेंटर डिज़ाइन है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एसडीजीज एंड एमडीजीज? अब एमडीजीज जो हैं वो पहले एसडीजीज से पहले एग्जिस्ट करते थे। एक्चुअली ये अमेरिका ने मुतय्यन किए थे डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। एमडीजीज जो हैं वो जस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए हैं और के लिए होते थे, और ये 2000 में डेवलप किए गए थे, और इसका जो मोटो था वो ये था कि 2015 तक इनको अचीव कर लिया जाएगा। जो एमडीजीज थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वो 8 थे, और उसको जस्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वो अटेन कर रही थी। मतलब जो प्रोग्रेशन के उसमें प्रोसेस में हैं कंट्रीज़, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जो एसडीजीज़ हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ये तकरीबन पूरी दुनिया ही इन पर काम कर रही है, और ये 17 हैं। ठीक हो गया। ये 2015 में आए हैं, और ये कहा गया है कि इंशाल्लाह 2030 तक इन गोल्स को अटेन कर लिया जाएगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इन पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रही। अगर आपको इस पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो आप मेरे चैनल का कम्युनिटी टैब विज़िट कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसके स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दिए हैं, सो दैट आपको समझने में ईज़ी हो जाए। मतलब जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं 8, उनके नेम्स भी मैंने डाल दिए हैं कम्युनिटी टैब में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 पॉइंट्स हैं उनको भी मैंने कम्युनिटी टैब में अलग से पोस्ट कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड में जो है मैं आप लोगों को थैंक करूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, मुझे सुना, और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल मटीरियल प्रूव हुआ है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।